हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये हमारा हिंदी का सेकंड चैप्टर है वो क्लास 7। इसके जो रचयिता हैं वो है मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। इसमें प्रेमचंद जी के द्वारा मानव मूल्यों के सरल और सुंदर शब्दों में दर्शाया गया है। ठीक है। उन्होंने बताया है कि वैभव की चमक दमक में लोग अपने मानव मूल्यों को खो देते हैं। ठीक है। किंतु यह सही नहीं है। हमें हर एक स्थिति में मानव मूल्यों का पालन करना चाहिए। मतलब हम कितना भी पैसे वाले हो जाए, हमेशा मानव को हमें समझना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। ये नहीं कोई गरीब है या पैसे वाले तो आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर का जो नाम है वो नशा है, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस चीज के नशे के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो मैं इसके आपके लिए रीड आउट करता हूँ और कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का। ठीक है। कौन गरीब के लड़का लड़का था? मुंशी प्रेमचंद जी, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता और हिंसक पशु और खून चूसने वाली जौंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बजा कहता था, और जमींदारों का पक्ष लेता, पर संभवतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों का अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लंचर दलीलें थी, किंतु मानुषी और नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने कभी उससे गर्म होते नहीं देखा। शायद उसका कारण यह था, वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसमें भी उसे प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हो गया, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो आप से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी। पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौंदर्य और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमें भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चित किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और मैं घर वालों की तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल रखा जाता था। परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी और अमीर होकर भी मेहनती और जमीन जहीन है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो आसमियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसमियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी यही समझते हैं। अगर उन्हें सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं रात 9 बजे को, गाड़ी रात 9 बजे आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन पहुंचे। कुछ इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से परखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है, पचगलू कौन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम से मिल जाता। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने दी थी, फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था, लेकिन जिससे भी ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते, लेकिन मैं कोई चीज मांगता तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं सब, एक हमारे नौकर है, कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह तुम अगर अपने नौकरों को 8 आने रोज इनाम दिया करो तो उससे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो ईश्वरी बोला,
तुम क्या समझते हो, यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिला है, ईश्वरी बोला ना। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र अपेक्षा की दृष्टि से देखा था। जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई मैं कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो भद्र पुरुष थे, पांच बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, नाम था रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, नाम था राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं तुम कौवा होकर हंस के साथ कैसे? तो रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? तो ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत में इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, नहीं कब का लखनऊ आ गया होता। अब की मैंने घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इंकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इंकारी किया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा और आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े, मतलब डरते हुए दिखे। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर से कहा, लेकिन आप सादे लिबास में रहते हैं। तो ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर की सेवा पहनते ही नहीं है, पुराने कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाने की रियासत है इनकी, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अभी अनाथालय से पकड़ लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता, कोई भाप ही नहीं सकता। तो रियासत अली ने समर्थन करते हुए कहा, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़ी की मिजई और चमरोदा जूता पहने बाजार में घूमते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जानकर, पर उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीप तक आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ या घोड़े सवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दी, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यही कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया होगा यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या किला था। जब वो पहुंचा तो लेखक बोला, ईश्वरी का घर क्या किला था। इमाम बाड़े सा फाटक, द्वार पर पहरेदार तैरता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल भी अफसर समझने लगे। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी यूं परीद क्यों कर रहे हो? तो ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान से कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाओ। मैंने चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं ऐसे अमीरों के चोंचलों, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का प्रयास किया करता था, और मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में क्या 10 बज जाते हैं और पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी पर पहुंची थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता था, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती धुलते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कार ने मेरे भी धोए। मेरा विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था यहाँ देहात में खूब एकाग्र होकर पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाट में कट जाता था। कहीं नदी में बाजरे पर
सैर कर रहे हैं, कई मछलियां चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कई पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कई शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक बड़ा जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना ही काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को आ जाए, लेट तो पंखा चलने को आदमी खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में भी जरा ना देर हो पाए, कहीं कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसा अपना बिछावन सकते हैं, मतलब अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं, उनकी मान्यता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हुई। ईश्वरी घर पर नहीं था, वो अपने मम्मी पापा से शायद बात वगैरह कर रहा था। तो क्या उसका जो बिछावन था, कोई नौकर नहीं बिछाने आया। वो उसको नींद आने लगी, तभी एक क्या नौकर आया, काफी मोह लगा था, ठीक है। और जैसे ही आया तो उसने उसको डांटना शुरू कर दिया, ऐसा डांटा कि उसको हमेशा हमेशा याद रहा होगा। तो ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इसी तरह एक दिन ईश्वरी दावत में गया था। शाम हो गई थी, लैंप नहीं जली थी, दियाशलाई भी वहीं रखी थी, बट ईश्वरी नहीं जलाता था। तो मैं तो कुंवर साहब था, मैं कैसे जला सकता हूँ। मैं झुंझला रहा था और समाचार पत्र पढ़ा था, उसी को पढ़ रहा था, बट लैंप नहीं थी। देवयोग से उसी से रियासत अली आग निकले, उन्हीं पर ओल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारे उल्लू हो गए। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं और कि लैंप जला दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा हो जाता है। मेरा यहाँ घंटा भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दी। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कोई मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त था। मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेले देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी के चेले हैं ना। लोग कहते हैं यहाँ स्वराज हो जाए तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों की रहने की जरूरत ही क्या, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन सरकार छीन ली जाएगी, या सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न दे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे, जो स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आदमियों के नाम अब्बा कर देंगे, मतलब लिख देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था, ठाकुर मेरे पास दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें अपनी हुजूर या हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी जमीन दे दो तो हम चलकर वहीं आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो मैंने उससे कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है, लेकिन जो अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मॉडल ड्राइविंग सिखाकर अपन ड्राइवर बना लूंगा। सुना है उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी खुशी में कि वो ड्राइवर बनने वाला है ना। अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को भी तैयार हो गया। छुट्टियां इस तरह समाप्त हुई और फिर हम प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन पर आया। मैंने अपना पासपोर्ट खूब सफाई से खोला और कुबेरचित विनय देवत की मोहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को एक अच्छा नाम दूं, लेकिन वह समर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठठासस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यही आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मतलब ईश्वरी ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था, क्योंकि अब हम पे अमीरी का नशा चढ़ गया था। आए थे आराम से, लेटे लेटे जा रहे थे सिकड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे थे, वे आपस में अंग्रेज राज्य की तारीफें करते जा रहे थे। एक भाषा बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत बादशाह पर भी डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बना था, कोलकाता जा रहा था, कहीं गठरी जखरी रखने की जगह न मिली, पीठ पर बांधे हुए था। बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरा उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे धकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी तो किराया दिया है। मैंने उठाकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। तभी गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से लोग मुझ पर बौछार करने लगे, है ना, मुझ पर बोलने की बौछार पड़ने लगी। कोई बोलता, अगर इतनी नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बढ़ते। कोई बोलता, कोई बड़ा आदमी होता तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मार तो दिखा देता। कोई बोला, क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर के अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देते हैं। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं और पे इतना मिजाज। तभी ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। कैसे जाहिल हो वीर, है ना। और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा था। ठीक है, ये चैप्टर था। मतलब इसमें जो मुंशी प्रेमचंद थे, वो अपने एक बार दोस्त के घर जाते हैं और दोस्त क्या बहुत पैसे वाला था, रईस खानदान था, और उसने वहां जाके उनकी एक झूठी साख बनाने के लिए उनके बारे में भी बहुत कुछ अपने फैमिली और नौकर चाकरों को बता दिया। लेखक को क्या सच में रईस बहुत बड़े घर का फील होने लगा और वो सबको गरीब समझने लगा। ठीक है, और जब वो ट्रेन में आ रहा होता है तो एक आदमी को मारता है तो वहां पे सभी लोग उससे चिढ़ जाते हैं और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते, उसको टोकना शुरू कर देते। तभी उसका जो दोस्त है वो भी बोलता है इंग्लिश में, व्हाट एन इडियट यू आर बीर, मीन्स कैसे जाहिल हो बीर। ठीक है, तभी क्या लेखक का नशा धीमे धीमे उसको उतरता हुआ फील होता है। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ है। इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और ये लघु उत्तरी। आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सुना होगा तो आप लोग इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, फिर भी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसके आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये सभी आपके ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ओके, तो थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।